ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। जब आप थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके अंदर आप दो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ये नाम जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक है ये थर्मो या थर्म से मिलकर बना है, और दूसरा नाम आता है केमिस्ट्री। अब जो थर्म है ये इट इज़ ऑल अबाउट हीट। थर्म का जहाँ पर भी वर्ड आए तो उसका मतलब होता है हीट की बात हो रही है। और केमिस्ट्री जो है ये इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन, ये डिस्कस करती है केमिकल रिएक्शंस को। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसका ओवरऑल अगर हम मीनिंग देखें तो वो ये होता है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो हीट की चेंजेस आ रही हैं, हीट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है क्या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक। क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ टर्म्स जो है उनको इंट्रोडक्शन उनका देखेंगे और फिर हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो थर्मोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर आप केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं। जैसे ये डेफिनेशन एक गिवन है, इस डेफिनेशन के साथ वो बताने की कोशिश भी क्या कर रहा है कि द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस accompanying in a chemical reaction is known as the thermochemistry। अब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक किस्म के रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरी टाइप के जो रिएक्शंस हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब जब एक्सोथर्मिक की बात करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हीट जो है वो रिलीज होती है। रिलीज होने से मुराद है हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम एंड द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम राइजेस अबव द रूम टेम्परेचर। वो ये बात करता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसके अंदर क्या होता है। अभी हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री इसके इससे रिलेटेड है। लेकिन अब जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं या वो फ्लास्क जिसके अंदर हमारा रिएक्शन हो रहा है वो उसके अंदर जो चीजें है ना वो हमारा सिस्टम है। अब जो वो चीजें जब या रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद आप देखते हैं कि वो जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है गर्म होने का मतलब है हीट जो है ना उसमें से निकल रही है, डिसिपेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, सराउंडिंग के अंदर हीट जा रही है, जिसकी वजह से हम उसको कह देते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन वो कहते हैं इवेंचुअली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम falls to the room temperature again as the heat produced is lost of the surrounding। होता क्या है कि सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बॉन्डिंग जब हो रही होती है, जब बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने ये भी देखा था, जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी थी उसके अंदर देखा था कि जब वो बॉन्ड बन रहा होता था तो एनर्जी जो थी वो रिलीज हो रही होती थी, वहां पे नेगेटिव साइन आता था। और जब बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो तब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है। तो जब जो बॉन्ड बन रहे होते हैं तो तब रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और रिलीज होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लास्क ली, उसके अंदर आपने रिएक्टेंट्स डाल दिए और रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर। आप देखते हैं, आप फ्लास्क को बाहर से पकड़ के देखते हैं कि वो जो है ना फ्लास्क वो गर्म है, तो उसका मतलब है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और सिस्टम जो है ना उसमें से हीट लॉस होकर ना सराउंडिंग में जा रही है, बाहर हवा में जा रही है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है, कुछ टाइम में वो जो टेम्परेचर है फ्लास्क का वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है ये एक्सोथर्मिक के अंदर आता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की कि वो क्या होते हैं।
वो कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन अकर्स। तो कब होते हैं? द हीट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज टेकन फ्रॉम द रिएक्टिंग मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स बिलो द इनिशियल टेम्परेचर। अब यहाँ पर वो बता रहा है क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो टूट रहे होते हैं। जब वो टूटते हैं तो वो उनको चाहिए होती है एनर्जी अपने आप को वो प्रीवियस एनर्जी अब चाहिए होती है। यानी कि जब बॉन्ड बन रहा होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब है उनकी पहले एनर्जी ज्यादा थी, बॉन्ड बनाने के बाद उनके पास जो ज्यादा एनर्जी थी वो उन्होंने रिलीज कर दी, वो एक्सोथर्मिक। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, वो जो एटम्स बन रहे हैं ब्रेकिंग के दौरान उनको अपनी प्रीवियस वाली एनर्जी चाहिए होगी जिसके अंदर वो पहले ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में थे। तो उसके अंदर वापस आने के लिए वो एटम जो ब्रेक हो रहे हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। और वो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी, हीट एनर्जी होगी वो सारी को अब्सॉर्ब कर लेंगे। यहाँ तक कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो फॉल हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाएगा सिस्टम का टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो स्पॉन्टेनियस की बात करें कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि उनको किसी भी किस्म की असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ही होते चले जाते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप वाटर फ्लो देखते हैं, तो वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो पानी का एक ऊंची वाली सतह से नीचे की तरफ आना ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर आपने पानी को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना हो तो उसके लिए आपको एनर्जी फोर्स चाहिए, कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। तो ज्यादातर हमारे घरों में क्या होता है कि वो पानी वाली मोटर यूज होती है, जब हमने पानी ऊपर वाले टैंक में पहुंचाना होता है तो उसके लिए मोटर यूज होती है। यानी कि आप पानी को नीचे लोअर लेवल से या लोअर हाइट से अपर हाइट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आपको एक फोर्स की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए वो फोर्स हम कहाँ से लेकर आते हैं, वो हम ये जो पंप होते हैं, वाटर पंप, और उसके अलावा क्या होता है ये जो मोटर होती है वो यूज करते हैं पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। दूसरा, तो पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और पानी का नीचे से ऊपर वाले लेवल तक पहुंचाना उसको वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें किसी न किसी किस्म की असिस्टेंस चाहिए और कंटिन्यूअस असिस्टेंस चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड और बेस जो है वो तो रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये दोनों आपस में बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। बेस जो है वो उसकी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा कोशिश होती है कि वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर दे, और स्ट्रॉन्ग एसिड की को जल्दी होती है कि वो अपना H पॉजिटिव जल्दी से रिलीज कर दे। तो यहाँ से OH रिलीज हो जाएगा, दूसरी तरफ से H रिलीज हो जाएगा। तो जब ये रिलीज हो जाएंगे तो वाटर बन जाएगा, और बाकी के जो कंपोनेंट्स बचेंगे वो मिलकर सॉल्ट बना देंगे हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल्स थी असल में। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ। तो वो कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस का रिवर्स होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। देन वो कहते हैं डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट अकर इन नेचर। तो नेचर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस पाए जाते हैं वो ज्यादातर स्पॉन्टेनियस है। नेचर को आप कोई भी चीज देख लें, आप ग्लेशियर्स देख लें, ग्लेशियर्स को किसी चीज की या किसी एक्सटर्नल सोर्स की, मोटर की जरूरत नहीं है कि वो पानी को ऊपर से नीचे की तरफ फेंके। नेचुरल तरीके का है, हाइट से अपर हाइट से वो लोअर हाइट तक आएगा ग्लेशियर पिघल कर, तो वो आएंगे ही आएंगे, स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनिटी नेचर के अंदर नहीं है। आप फिर बात करते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं
कि उसके अंदर क्या होता है, आप थोड़ी सी एक्सटर्नल हीट दे देते हैं और उसके बाद वो रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाता है। तो वहां पर आप उसकी एग्जांपल में आप बर्निंग ऑफ कोल को ले सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल जो है ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे, आपके जहन में एक बात आएगी कि अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो कोयला जो है वो ऑलरेडी एक फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो हम बाहर से अगर उसको इग्नाइट करते हैं, आग लगाते हैं, तो फिर वो जलना शुरू करता है, और जब तक वो आग उसके अंदर रहेगी वो जलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कि रिएक्शन कंप्लीशन, कंप्लीट कंबस्शन जब तक नहीं हो जाती तो वो बर्न होता रहेगा। ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस बर्निंग जो है वो स्पॉन्टेनियस के अंदर ही आती है। देन यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, यानी पानी को नीचे से ऊपर तक पहुंचाना। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर टू द हॉट सराउंडिंग्स, यानी कि आपने ठंडे हिस्से से ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड, यानी ठंडे से आपने गर्म की तरफ जाना है। तो ये इसको ज़रा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी गर्म से तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन आपने एक ठंडे से किसी चीज़ को दूसरी तरफ लेकर जाना हो, हॉट वाली साइड पर लेकर जाना हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी देने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक रॉड है वो बिल्कुल ठंडी है, तो उसके लिए आपको उसको गर्म करना पड़ेगा ताकि वो यानी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो गर्म साइड पर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं था, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। आज हमने जो हमारा बेसिक उसके अंदर स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड टॉपिक है वो है 7.2 से स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन। तो सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग की बात कर लेते हैं। सिस्टम क्या है, यहाँ पर आपको एक फ्लास्क नजर आ रही है। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर आपने जिंक जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं, साथ में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया हुआ है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन सबसे पहले आप इस फ्लास्क के अंदर डालते हैं, देन आप उसके अंदर जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल देते हैं। अब वहां पर होता क्या है, रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल बनती है, और वो जो कुछ भी है ना वो इसके अंदर ही है, यहाँ तक भरी हुई है फ्लास्क। ठीक है, अब यहाँ इस फ्लास्क के अंदर ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट मटेरियल, जिंक, कॉपर सल्फेट, जितना भी पानी तक भी जो है ना, वो इस सिस्टम का हिस्सा है। वो इसको हम पूरे के पूरे, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम की अगर डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स that is that part of the universe that is under analyzing or under study, that is known as a system। यानी इस सिस्टम के अंदर, सिस्टम क्या चीज है कि हम जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन पानी की मौजूदगी में स्टडी कर रहे हैं, तो इस टाइम ये तीनों की तीनों चीजें हमारा सिस्टम बना रही हैं। और जब सराउंडिंग की बात करते हैं तो सराउंडिंग क्या होती है कि दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स that is not under studying or accept system, all the things in the universe are surrounding। उसके अंदर ये बोतल का ढक्कन भी सराउंडिंग में आ जाता है, यानी अगर फ्लास्क को आप कवर कर देते हैं ना तो ये भी सराउंडिंग में आ जाएगा। देन बात करते हैं उसके अलावा सराउंडिंग के, मैं आपको एग्जांपल दूं तो सराउंडिंग में आप अगर आप मैं वो रूम जो है उसका इन्वायरमेंट, टेबल और चेयर्स, बाकी अपरेटस, वो सारा इसकी सराउंडिंग में आ जाएगा। सिस्टम सिर्फ ये जो फ्लास्क के अंदर है उसको बोलेंगे। देन हम बात करते हैं बाउंड्री की। तो बाउंड्री क्या होता है कि सिस्टम को जो चीज सराउंडिंग से अलग करती है वो उसकी बाउंड्री होती है। ठीक हो गया, तो ये जैसे फ्लास्क है और यहाँ पर आपने करके एक
उसको कवर किया हुआ है, यहाँ से कवर किया हुआ है, यहाँ से फ्लास्क को कवर किया हुआ है। यहाँ से तो खैर ये कवर नहीं हो सकती, आप ऊपर से कवर कर दें। या फिर अगर यहाँ तक वाटर आ रहा है ना, ये वाटर की सरफेस आ रही है और इस सरफेस के ऊपर एयर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी कवर करते हैं तो इधर दरमियान में तो एयर होगी ना, तो ये इस वाटर की सरफेस से ऊपर या इस सॉल्यूशन की सरफेस से ऊपर एयर है, तो ये जो इसकी सरफेस है ना, ये बाउंड्री का काम कर रही है, ये भी बाउंड्री है। और ये जो फ्लास्क की वॉल्स हैं, ये भी तो इस पूरे सिस्टम को बाहर की सराउंडिंग से अलग कर रही हैं, तो ये भी बाउंड्री है। ठीक हो गया। यहाँ पर वो एग्जाम्पल में कुछ बताता भी है, ये सारा इसने इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसी रिएक्शन को उसने एक्सप्लेन किया हुआ। वो कहता है कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस कैन बी कॉल्ड अ सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ जो रिएक्शन है उसको उसने सिस्टम का नाम दिया हुआ है और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, वो सिस्टम है। द फ्लास्क, द एयर, एक्सेट्रा आर द सराउंडिंग, यानी ये फ्लास्क जो है ये भी सराउंडिंग है, लेकिन फ्लास्क की जो वॉल्स हैं ये बाउंड्री का काम करेंगी। और यहाँ पर वाटर है, इधर एयर होगी दरमियान में, वो भी सराउंडिंग है। देन हमने बात करनी है स्टेट फंक्शन की। तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ जब हम आते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। A state function is a macroscopic property of a system which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change. अब इसका मतलब हमने देखना है, इसका मतलब क्या है। वो आपको एग्जाम्पल से कोट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होती है। स्टेट का जब हम मीनिंग देखते हैं तो वो होता है कंडीशन को बताता है, किसी चीज की हालत को बताती है स्टेट। ठीक है, तो वो कहते हैं व्हेन एनी प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम इट्स स्टेट इज अल्टर्ड इन सम वेज। जब हम किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, उसको उसके साथ किसी भी सिस्टम के साथ या मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स के साथ आप छेड़खानी करते हैं, आप उसको डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगी। तो अगर वो जो फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसको डिसॉल्व कर लिया है पानी के अंदर, तो वो भी एक किस्म की अल्टरनेशन हुई है, उसके अंदर अल्टर हुआ है, कोई स्टेट चेंज हुई है। यानी अगर पहले कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में था तो अब वो आयोनिक फॉर्म में आ गया है, आयोनिक में, और सॉल्वेंट फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, देन वो कहता है लेट अस कंसीडर अ बीकर कंटेनिंग वाटर, इट विल बी अ सिस्टम हैविंग सर्टेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वो कहते हैं अगर आप एक खाली बीकर ऑफ वाटर भी ले लेते हैं ना, तो उसका भी कोई ना कोई टेम्परेचर और वॉल्यूम है। अब आप क्या करते हैं, जो अभी उसका इनिशियल स्टेट है, पहले वाला जो उसका टेम्परेचर है वो उसको नोट डाउन कर ले, पानी का इस टाइम टेम्परेचर ये है। यानी सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो बात क्या है कि हो ये रहा है कि आपने एक फ्लास्क लिया, उसके अंदर आपने वाटर लिया, और वाटर का क्या टेम्परेचर है और क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है कि उसका कितना पानी है, ठीक है, 10 ml है, 20 ml है, इस तरह से। और टेम्परेचर कितना, आपने ये दोनों चीजें नोट कर ली। और उन जो दोनों चीजें आपने नोट की, टेम्परेचर को नोट किया और वॉल्यूम को नोट किया, तो वो उसकी इनिशियल स्टेट थी वाटर की। ठीक है, देन आपने क्या किया, वी हीट द बीकर, आपने बीकर को हीट करना शुरू कर दिया। अब हीटिंग करने से क्या होगा, सिस्टम विल अंडरगो अ चेंज आफ्टर हीटिंग। हीटिंग करने के बाद सिस्टम जो है उसके अंदर चेंजिंग आएगी। चेंजिंग करने के बाद अब पहले वाले टेम्परेचर से बाद वाला टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है। आपने बाद वाला जो टेम्परेचर था उस वो डिफरेंट था, उसको आपने कह दिया फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम।
तो जब आपने उसको फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम बोल दिया, तो अब आपके पास टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस हो गई हैं। एक आपके पास थी इनिशियल स्टेट या इनिशियल कंडीशन, और सेकंड वन जो आपके पास आई है वो है फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, एंड मे नाउ बी कॉल्ड अ फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि बाय कंपेयरिंग बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम वी कैन डिस्क्राइब द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। अब पहले इनिशियली उसकी स्टेट क्या थी, यानी टेम्परेचर क्या था, वॉल्यूम क्या था, और हीट करने के बाद उसकी स्टेट क्या थी, यानी कि हीट करने के बाद टेम्परेचर क्या हुआ और वॉल्यूम क्या के ऊपर क्या फर्क पड़ा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी को आप चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक हो गया। वो कहता है हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब भी हमने चेंज फाइंड आउट करना होता है तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फाइनल में से जब आप इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा टी है जो कि शो करता है चेंज इन टेम्परेचर। अभी क्योंकि आप सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप चेंज इन टेम्परेचर को देखें, आप चेंज इन वॉल्यूम को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सबसे पहले डेल्टा टी जो था वो डेल्टा टी फाइंड आउट करने के लिए आपने फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देना है। तो फाइनल को अगर आप T2 कहते हैं और इनिशियल को T1 कहते हैं तो यहाँ पर आप उनकी वैल्यूज पुट कर दे, फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर T1, तो यहाँ से आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर जो है यही हमारे पास स्टेट के बारे में बताता है। देन अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन क्या है। हमने स्टेट के बारे में तो पढ़ लिया कि स्टेट क्या होती है, अब हम पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है। तो कहते हैं स्टेट फंक्शन जो है वो एक प्रॉपर्टी है एक सिस्टम की। सिस्टम क्या है, वो चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसकी एक ऐसी हालत या एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन जिसके अंदर विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, जिसकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज होंगी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इनिशियल टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस था। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल टेम्परेचर आपका था 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसको हीट करना शुरू किया था, तो हीट करते करते वाटर का टेम्परेचर, फाइनल वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस फाइनल टेम्परेचर हो गया जब आपने हीट को ऑफ किया। ठीक है, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस में से आपने 25 डिग्री सेल्सियस को माइनस किया, तो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब इतनी बात तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, विच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक हो गया, एंड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होंगी ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉल्यूम जो है उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, किसी भी सिस्टम का वाटर है, आप उसका वॉल्यूम जो है उसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक बीकर लेंगे और बीकर लेने के बाद ये जो है लेंथ या इतना वॉल्यूम है पानी का, जिसको हम नाम दे देते हैं V1 का। ठीक है, उसके बाद आप इसको करना शुरू करते हैं हीट। तो जब आप इसको हीट करना शुरू करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग होगी तो ये वाटर जो है वो इवेपोरेट करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम आप फिर चेक करेंगे तो वॉल्यूम इतना होगा। तो
वॉल्यूम, इसको हम कह देते हैं ये है V2। अब हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। V1 हमारे पास था, फॉर एग्जांपल V1 हमारे पास था 10 dm³ और V2 जो था वो 10 से हाफ रह गया हमारे पास 5 dm³। तो चेंज इन वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 5 में से आप किसको माइनस करेंगे, 10 को, -10 यानी V2 माइनस V1। प्लीज कर लेते हैं। ठीक है, V2 माइनस V1, V1 हमने लिया था 10, तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है वो आ रहा है -5 dm³। तो ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है। अब चेंज इन वॉल्यूम तो हमने निकाल लिया है, लेकिन अब यहाँ पर हम ये नहीं मेंशन करेंगे कि हमने हीट किया तो फिर वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, तो ये नहीं कहेंगे हम। देन वो यहाँ पर उसके बाद बात करता है, बाय कन्वेंशन वी यूज कैपिटल लेटर्स एज सिंबल्स फॉर स्टेट फंक्शन, फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो टर्म्स हैं, ये स्टेट फंक्शंस कहलाती हैं। उसके बाद वो वॉल्यूम की एग्जांपल को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है लेट अस सपोज V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ठीक है। क्या होता है, अ चेंज इज ब्राउट अबाउट इन द गैस एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम बिकम्स V2, यानी पहले उसका वॉल्यूम है V1, तो फिर उस गैस के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आती हैं और उसका वॉल्यूम हो जाता है V2। तो कहता है चेंज इन वॉल्यूम इन ऑफ द गैस इज गिवन बाय V, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो जब आप V1 वाली साइड पर जाते हैं तो डेल्टा V आप निकाल लेते हैं। V2 आपको पता हो, V1 भी पता हो, तो V2 में से V1 को माइनस करेंगे, आपके पास डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट पे वो एक लाइन को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि नाउ दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी ब्राउट अबाउट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर or pressure of the gas, since V is a state function, so delta V will be independent of the way the volume of the gas has been changed. It will only depend upon the initial and final volumes of the gas. अब वो कहता है कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उनसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्टेट फंक्शंस की अगर आप डेफिनेशन को देखते हैं ना, तो स्टेट फंक्शन बाय डेफिनेशन ये कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरीके से चेंज लेकर आया जाए, हम उस तरीके को कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि फाइनल और इनिशियल वैल्यू ही मैटर करती है स्टेट फंक्शंस के केस में, चाहे वो प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, वॉल्यूम हो, या इंटरनल एनर्जी हो, या इंथैल्पी हो, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि किस तरह से चेंजिंग आ रही है वॉल्यूम के अंदर, उस तरीके से इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आपको सिस्टम के अंदर से जो हीट डिसिपेट हो रही है वो सराउंडिंग में जा रही है, उसके बारे में बताया हुआ है। सो आज तक इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।